नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ये जो रेसिस्टेंस ग्रुप हैं, जैसे कि जिनको कि ईरान कहता है ये आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है, और अमेरिकन्स, यूरोपियंस और इजराइल का मानना ये है कि ये आतंकवादी संगठन है जिन्होंने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। इनकी बेसिकली डिमांड क्या है, ये क्यों हुए? और पिछले कुछ दिनों से हम देखते हैं कि इराक का मिलिट्री जो मिलिटेंट ग्रुप था वहां पे वो दोबारा से सक्रिय हो गया है। 3 महीने के बाद उसने फिर से उसकी एक्टिविटीज पता चलती हैं। अभी हाल ही में सीरिया में जहाँ पे के अमेरिकन बेस है, सीरिया की क्या वो जगह है, ठिकाना है जहाँ पे तेल सीरिया का पाया जाता है, कोनोक रीजन जो है, वहां के ऊपर इन्हीं ने, शहर के पास है, वहीं पे इन्हीं ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इसके ऊपर कब्जा कर लिया था अमेरिकन ने, और वहां से लगभग $62 मिलियन का तेल हर साल अमेरिकन निकालते हैं। सीरिया का कहना यह है कि ये वहां से ये चोरी है और ये चोरबाजारी हो रही है वहां के ऊपर। ये उनका सॉवरिन सेट है जो कि इसके ऊपर केवल सीरिया का हक है। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यह है कि उस बेस के ऊपर, अमेरिकन बेस है वहां पे ऊपर, उसके ऊपर इराकियों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 5 रॉकेट दागे। ये रॉकेट उस समय पड़े जब जैसे ही इराक के प्रधानमंत्री जो थे शिया अल सुदानी वापस आए अमेरिका के दौरे से, और जहां पे वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले। सुदानी का ये दौरा जो था वो इसलिए था कि उनकी रिक्वेस्ट थी अमेरिकन से कि वो अपने फौजों को, यानी अपनी सेना को जो इराक के अंदर है उसको विड्रॉ कर लें। नंबर ज्यादा नहीं है मगर वहां पे प्रेजेंस है उनकी, और वो काफी एक्टिव बेस भी है। उसके फौरन ही बाद जब नाकामयाब हो गया उनका दौरा, वापस आए, तो उसके फौरन बाद इन लोगों ने कताइब अल हिजबुल्ला एक ग्रुप है, उसकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए थे। और कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई ये जो थे कुछ ऐसे ही अज्ञात किस्म के मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने ये किया। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बातें अक्सर करती भी है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कभी वो इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं। अब देखना यह है कि ये क्या एक्टिविटीज बढ़ती हुई, इसलिए कि ये वहीं पे नहीं बल्कि हम ये देख रहे हैं कि हूथी मलेशियाज भी जो लगातार अभी बम कर रहे हैं। इसी महीने के इसी हफ्ते में उन्हीं ने एक ग्रीक ऑयल टैंकर जिसके अंदर के 1 मिलियन बैरल तेल था, उसको रेड सी पे, जो कि इराक से ग्रीस जा रहा था, उसको वहां पे उसको क्षति पहुंचा दी। उसमें 5 एक्सप्लोशन हुए, उसमें आग लगी हुई है और उनका वीडियो भी काफी वायरल हो चुका है। और ये बात रॉयटर और पश्चिमी देशों की जो न्यूज एजेंसी और न्यूज पेपर्स है उन्हीं ने कंफर्म भी किया है कि ये इस तरह की है। डर इस बात का लगा हुआ है कि कहीं तेल आग फैल गई ज्यादा और तेल कहीं लीक न करने लगे, उससे इन्वायरमेंटल बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और यही नहीं समस्या इस किस्म की होगी बहुत समय के लिए, फिर उस क्षेत्र में शिपिंग, कमर्शियल शिपिंग की को क्षति पहुंच जाएगी, उसको वहां से मूव करना रेड सी के उस पार से मुश्किल होगा। पहले उन्होंने जानबूझ के इस तरह की हरकत की है, शिपिंग को वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि वो और भी अटैक करें। ये जितने भी अटैक हो रहे हैं ये सब जो है वो उनकी सॉलिडारिटी में हो रहे हैं, हमस की सॉलिडारिटी में इसराइल के खिलाफ। उनका कहना यह है कि ये वो शिप्स हैं जिस पे वो अटैक करते हैं, या तो अमेरिकन शिप्स होते हैं या दूसरे शिप्स मुल्कों के शिप्स होते हैं जो इसराइल जा रहे हैं या इसराइल से आते हैं, उनको वो इन बातों को कंटेस्ट भी किया है कई बार, लेकिन क्या सच है ये पता नहीं चलता। मगर एक चीज कंफर्म है कि हूथी रेबल्स जो कि यमन के हैं ये काफी एक्टिव हैं और लगातार शिपिंग, अमेरिकन शिप्स पे बहुत से उन्होंने डैमेज किए। फिर उसके अलावा
उनके ऊपर भी अमेरिका ने और इसराइल दोनों ने अटैक किया, और लेकिन यह है कि उनकी एक्टिविटीज में कोई कमी नजर नहीं आई। हिजबुल्लाह का जो पिछले कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ था, हम सब जानते हैं कि बहुत भयानक था। कई सौ रॉकेट के और मिसाइल ड्रोन्स के साथ उन्हीं ने अटैक किया था, जिसमें उनका कहना यह है कि 6 इजरायली मिलिट्री जो असेट्स थे यानी टारगेट्स थे उनको उन्होंने निशाना बनाया। इसराइल ने जिसका खंडन किया है, कहा है कि उनको किसी किस्म की क्षति नहीं पहुंची। मगर एक बात तो तय है कि नॉर्दर्न इसराइल से लगभग 1 लाख, कुछ लोग कह रहा है 60 कहता है, कोई 80 कहता है, कोई 1 लाख और कोई 1,20,000, नंबर सही पता नहीं। इसराइल इन सब बातों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए सही नंबर का पता नहीं चलता। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो लगातार वहां पे भी अटैक कर रहे हैं गोलान हाइट्स पे, जो कि सीरिया की का पार्ट है जिसके ऊपर इसराइल का कब्जा है। बहुत सुंदर इलाका है। तो ये पूरा एक्टिविटीज इनकी बढ़ी हुई है। अब इराक भी है, लेबनान, हालांकि हिजबुल्लाह ने के जो वरिष्ठ लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं उनका हसन नसरल्ला, उनका कहना यह है कि हमने अब एक राउंड हमारा पूरा हो गया, अब हम अटैक करने का हमारा इरादा नहीं है, बड़ा अटैक। लेकिन टिट फॉर टैट जो चल रहा है, जब इसराइल करेगा तो वो उसका जवाब भी देंगे। इराक भी एक्टिव हो गए हैं दोबारा से। फिर उसके अलावा ये है कि हूती रेबल्स हैं एक्टिव, और हमास के जो ऑपरेशन चल रहे हैं हम देख रहे हैं, और जो कुछ गाजा में हो रहा है। इन सब का कहना यह है कि ये ऑपरेशंस जो है मिलिटेंट ऑपरेशन, ये चलते रहेंगे जब तक कि हम इसराइल का जो मिलिट्री ऑपरेशन गाजा में है और वो टारगेट लगातार करते हैं। अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे उस क्षेत्र में मौजूद हैं, रेड सी में भी हैं और पर्शियन गल्फ रीजन में भी हैं। फिर उसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी हैं, इसराइल को बचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में। शुबह ये भी होता है लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में है कि वो इसराइल को बचाने नहीं बल्कि ईरान से लड़ने के लिए वहां पे आए। लड़ाई होगी या नहीं ये तो एक अलग बात है, उसका पता नहीं है, लेकिन ये है कि वहां पे उनका डिप्लॉय, मगर ये है कि वो उसको रोकने में अभी तक सक्षम नहीं हो पा, न तो हूती को रोक पा रहे हैं, न लेबनान में जो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह है उसको भी, और इराक भी दोबारा से एक्टिव हो गया है अपने इस प्रोग्राम। अब गौरतलब बात यह है कि अमेरिकन बेसिस जो है इस पूरे क्षेत्र में फैले, अभी तो उन्हीं ने सीरिया को टारगेट किया है। ये अमेरिकन बेसिस जो है बहुत सी पर्शियन गल्फ रीजन की जो कंट्रीज हैं, अरब रीजन जो है उसका, पर्शियन गल्फ को अरब कंट्रीज वाले खाड़ी प्रदेश भी कहते हैं, तो उस क्षेत्र में भी बहुत सी देश हैं। सऊदी अरेबिया में भी है, यूएई में भी है, कतर में भी है, मगर इन जगहों पे अभी जो है हूती रेबल्स ने अटैक नहीं किया। उनकी बातचीत चल रही थी सऊदी अरेबिया से, इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो बचे हुए। लेकिन ये है कि इसका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इनकी एक्टिविटीज का। इन लोगों से लड़ना किसी भी रेगुलर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। सवाल इस बात का यह है कि ये लोग क्यों इस कदर एक्टिव हैं, क्यों अपनी जानें दे रहे हैं, क्यों आखिर ये किसी के मारे भी जाते हैं, अटैक भी होता है, काउंटर अटैक इसराइल भी इनको करता है। इसराइल ने पिछले अटैक के बाद उनका जो पोर्ट था उसको बहुत डैमेज किया है, बहुत बुरी तरीके से, और उसमें काफी लोग भी मरे हैं। हिजबुल्लाह में के भी लड़ाका भी मर रहे हैं, वहां पे जो दूसरे नॉन कम्बैटेंट्स हैं जो लड़ाका नहीं है उनकी भी हत्याएं हो रही हैं। और फिर उसके बाद इराक में भी हम देख रहे हैं इसी तरह की। मगर ये क्यों मर रहे हैं और लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई बंद नहीं कर रहे, बल्कि बढ़ाने का स्तर बढ़ाने की बात करते हैं, दायरा बढ़ता जा रहा है। कई कारण, इराकी मिलिशिया का बेसिकली बहुत सी मिलिशिया जो थी उस समय वजूद में आई, सामने आई जब आईएसएस यानी दाइश का कब्जा था इराक और सीरिया में, तो इन जगहों पे इनसे लड़ने के लिए बनी। ईरान ने उनको ट्रेनिंग भी दी खुल के और उनकी मदद भी की। उसके अलावा इराक में कुछ पहले से भी पुरानी मलेशियाज भी,
जो सद्दाम हुसैन से लड़ाई लड़ रही थी बहुत समय से। देखिए सद्दाम हुसैन का ये ज्यादातर शिया मलेशियाज हैं। ये सद्दाम हुसैन के पीरियड में शियों का बहुत दमन सद्दाम हुसैन ने किया। इसी कारणवश इनका इमरजेंस हुआ था, ये बाहर आए थे और इनकी लड़ाइयां लड़ी। हूती इसलिए लड़ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई की लड़ाई में अमेरिकन ने उनकी मदद की थी। अमेरिकन वीपन से उनके शहर के शहर बर्बाद हुए। अमेरिकन उनको इन लोगों को इंटेलिजेंस देता था। तो हूतियों का कहना यह है कि अमेरिकन भी बराबर के शरीक। वो फिलहाल बातचीत क्योंकि सऊदी अरेबिया से है, इसलिए सऊदी अरेबिया पर अटैक नहीं कर रहे। लेकिन अगर सऊदी से अटैक हुआ उनके ऊपर, अमेरिकन ने किया, तो वो जरूर वहां पे भी अटैक करें। और यूएई में भी वो पहले कर चुके हैं और सऊदी अरेबिया में भी उन्हीं ने ऑयल इंस्टॉलेशन में अटैक किया है। फिर उसके बाद ये है कि हिजबुल्लाह की बात, इराक और हूती, ये सारे ग्रुप बहुत सक्रिय हैं उस पूरे क्षेत्र में, जिनसे लड़ने में अभी तक अमेरिकन इजरायली असफल रहे। 10 महीने से हमास से इजरायली लड़ रहे हैं, मगर अभी तक उनको हरा नहीं पाए और कहा जाता है कि बहुत समय और लग सकता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये बहुत मुश्किल है इनको पूरी तरह से हटाना, वहां से इनका खात्मा करना, हमास का जो इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है। इन सभी ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है वो वही आइडियोलॉजी है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान का था उसकी आइडियोलॉजी। ये सभी ग्रुप जो है इनका मानना यह है कि जो प्रॉब्लम है उस पूरे क्षेत्र में, पश्चिम एशिया में, वो अमेरिकन और इजरायली पॉलिसी की वजह से है और उनके जो मिलिट्री एक्शंस है उनकी वजह से। इराक में लाखों लोग मरे अमेरिकन वॉर के चक्कर में, एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार ये वहां पे उन्होंने अटैक किया। एक बार इराकियों को जब उन्होंने कब्जा कर लिया था कुवैत के ऊपर, वहां से हटाने के लिए, फिर उसके बाद दूसरी बार। हालांकि पहली दफे भी वो चाहते तो सद्दाम हुसैन को हटा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो सद्दाम हुसैन को हटा देंगे तो फिर वहां के ऊपर जो है स्टाइल ग्रुप, जो एंटी अमेरिकन ग्रुप्स हैं, वो सत्ता में आ जाएंगे या नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा होंगे। अमेरिका की दरअसल पॉलिसी ये थी कि न तो इन ग्रुप्स को आने दो, बल्कि वो चाहता था कि स्वयं प्रो अमेरिकन वहां पे गवर्नमेंट के गठन के लिए, मगर ऐसा वो करने में असमर्थ रहे। गवर्नमेंट तो बनी, इलेक्शन भी हुआ, डेमोक्रेसी उन्होंने रिस्टोर की, मगर यह है कि जो वहां पे शिया मेजोरिटी में थे उस मुल्क में, वो उनके पास सत्ता आ गई और वो अमेरिका से डील भी नहीं करते। वो कहते हैं कि आप आए क्यों, अब हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आप वापस जाइए। ये वापस चले गए थे, लेकिन उनसे लड़ने के लिए, दाइश या आईएसएस से लड़ने के लिए दोबारा से अमेरिका ने इनको, अमेरिकन ट्रूप्स को इराकियों ने बुलाया था। अब वो मिशन खत्म हो गया। अब इराकी कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क को छोड़ दीजिए, हम अपनी सेना बना लेंगे, हम खुद स्वयं अपने को डील करेंगे। और यही इराकी मलेशिया भी कहते हैं कि आपका काम खत्म, अब आप जाइए और हम अपना स्वयं करें। इराक बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर। इराक एक ऐसा देश है जहाँ तेल के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इराक सऊदी अरेबिया से कम तेल वहां नहीं है और गैस और दूसरे मिनरल्स भी है। गौरतलब बात यह है कि इराक के लोगों को, वहां की सरकार को खुद नहीं मालूम कितना तेल है, लेकिन अमेरिकन ने काफी सर्वे कर रखा है, उनको मालूम है। रम्सफेल्ड ने एक बार ये भी कहा था, इराक इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। एनर्जी रिसोर्सेस, कुछ भी कहा जाए कि भाई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप हो रहा है, और वो कहा जा रहा है कि बैटरी ऑपरेटेड कार आ जाएंगी और बहुत सी चीजें बात की जा रही हैं, मगर अभी ऐसा लगता है कि 10 साल तक तो बहुत मुश्किल है बड़े पैमाने पे इसका अल्टरनेटिव ढूंढना। तो इसलिए तेल की इम्पोर्टेंस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में बनी भी है, और इसीलिए उसने इतने बड़े फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय कर रखा है लगभग हर देश में उसके ट्रूप्स। ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले इस पूरे क्षेत्र को 3 देश, अमेरिका,
3 देशों की मदद से कंट्रोल करता था। सबसे पहला देश था इज़राइल, दूसरा देश था वो टर्की, तुर्की है जिसे आप कहते हैं, और तीसरा देश था ईरान। ईरान के रेवोल्यूशन के बाद मामला बदल गया। अब टर्की के भी पॉलिसी में बदलाव नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद ये था कि अमेरिकन को स्वयं आना पड़ा और इन्होंने सेंट्रल कमांड का गठन किया, जिसका कि एयर हेडक्वार्टर कतर में है और ग्राउंड फोर्सेस बहरीन में। अब वो ये सऊदी अमेरिका जो है किसी भी मुल्क पे निर्भर नहीं है अपने हित को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हित जो है उनका तेल। तो ये लोग ये कहते हैं, इराकी हो या मलेशिया हो या हिजबुल्ला हो, इनका वही आइडियोलॉजी है जो ईरानियन रेवोल्यूशन की है कि भाई जब तक ये अमेरिकन इजरायली इस क्षेत्र में है अमन शांति नहीं आएगी। इनकी वही कॉलोनियल नीति है, डिवाइड एंड रूल की, और ये आपस में हम लोग को लड़ा रहे हैं। इनका जाना, और वो दूसरे सऊदी अरेबिया को भी ये लोग एडवाइस करते हैं ईरानियन कि आप अपनी सिक्योरिटी अमेरिकन या किसी दूसरे कंट्री को सबलेट मत कीजिए, बल्कि सभी इस क्षेत्र के जितने देश हैं वो सब मिलकर इसकी सिक्योरिटी करें। अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत है, अमेरिका कभी भी इस रीजन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए डर लगता है कि जंग का विस्तार दायरा बढ़ता हुआ भी नजर आता है। अब ये इनकी जो और बहुत सी एक्टिविटीज हैं, ये किस किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, क्या हैं, आखिर इतनी आधे दर्जन 1 दर्जन क्यों बन गए इराक के अंदर, या हूती तो रेबल्स जो हैं ये अकेले हैं, और हिजबुल्ला भी एक अकेला बड़ा सबसे पावरफुल ग्रुप है, वहाँ और भी दूसरे ग्रुप मौजूद हैं। फिर इसके अलावा बहुत से अहले सुन्नत के भी वहाँ पे ग्रुप मौजूद हैं, लेबनान में भी, सीरिया में भी, फिर और दूसरे देशों में भी। इनके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, समय की कमी की वजह से अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस कैसेट को, अगर आपको पसंद आया तो इसको आगे भी बढ़ाइए और लोगों के पास भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रमोट भी कीजिए। हम आपके आभारी हैं, अपने समय निकाल के इसको देखो। धन्यवाद।